देश में कोरोना की स्थिति क्या है, कोरोना के खिलाफ मुहिम में कितना सफल हुआ है हिंदुस्तान, यही आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आखिर कोरोना की दूसरी लहर पर कैसे काबू पा सकेगा हिंदुस्तान? कोरोना के खिलाफ जंग में अभी निर्णायक मोड़ पर है देश। कोरोना पर जीत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन है, पाबंदियां हैं। क्या कई राज्यों में लॉकडाउन का असर हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना को लेकर 18 राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं। इन राज्यों में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं। नाइट कर्फ्यू और सख्ती का असर यहाँ नजर आ रहा है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले घटे हैं उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार शामिल हैं। ये तो कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर है, लेकिन आंकड़ों में छिपी एक बुरी खबर भी है जो 16 राज्यों से आ रही है। 16 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है वो हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। चिंता की बात कोरोना के सक्रिय मामलों को लेकर भी है। कई राज्यों ने बड़े कदम तो उठाए हैं, लेकिन सक्रिय मामले कम नहीं हो रहे। 13 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कोरोना के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जरूरी गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। अगर आप देखें तो पाते हैं कि आज रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो कि कुछ प्रांतों में नोट किया गया, उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट एक्टिविटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, उस पर हमारा कार्य चलता रहे। एक केस एनालिसिस के रूप में देखें तो पाते हैं कि कैसे स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम करने में सहायक हो सकते हैं। कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन ये नाकाफी है। अभी पूरे मामले में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। चिंता की बात यह है कि देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 21% है। इस रेट को जल्द से जल्द कम करने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। तमाम चुनौतियों के बीच देश की राजधानी दिल्ली से राहत भरी खबर आ रही है। अब उसी की चर्चा करते हैं। यहां पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है। क्या दिल्ली में कोरोना का पीक खत्म हो गया है? क्या कोरोना से सहमे दिल्ली के लिए राहत की खबर है? राजधानी में कोरोना से जुड़े जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इसके संकेत दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 12,500 से भी कम मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की कमी हो रही है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 8 मई को पॉजिटिविटी रेट 23.34% था। 9 मई को इसमें कमी आई और ये 21.67% पर पहुंच गया। 10 मई को ये दर घटकर 19.10% पर पहुंच गई और अब 17.76% रह गई है। इन आंकड़ों से भी दिल्ली सरकार का भरोसा बढ़ रहा है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अहम बयान दे रहे हैं। ये देखिए, लहर बिल्कुल चल रही है, परंतु ऐसा लगता है कि उसकी पीक जो अप्रैल के आखिरी सप्ताह के बाद से धीरे धीरे डाउन आता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो 36% से घटते हुए 19% के करीब आ गई है और जो टोटल केसेस थे 28,000 पर डे तक मैक्सिमम गए थे, अब ये कम होते हुए 12,500 के आसपास आ गए हैं। तो थोड़ी सी लगता है आशा की किरण नज़र आ रही है कि जो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं। सत्येंद्र जैन भी कोरोना के पीक के गुजर जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी चिंताजनक है। जलती चिताएं खौफ पैदा कर रही हैं। आंकड़ों से असलियत छुपती नहीं है। भले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ये दावा कर रहे हो कि दिल्ली में कोरोना की चौथी पीक खत्म हो चुकी है, लहर भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये दिल्ली का सीमापुरी का इलाका है और आप यहां से दूर तक देखिए कि अंदर जो शमशान भूमि है वहां लकड़ी रखने की जगह खत्म हो गई है। कच्चे में एक छोटा सा जो पार्क किस्म का एरिया होता था उसे हटा करके अब यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का दावा यह है कि बीते 24 घंटे में सिर्फ 319 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। आंकड़े भी 13,000 से कम पहुंच गए हैं। लेकिन आप बाहर देखिए कि सड़क पर, ये मेन रोड है, सड़क पर किस तरीके से लकड़ियां लाई गई है। थोड़ी देर पहले यहां पर लकड़ियों को बाहर रखा गया है क्योंकि अंदर
जो लकड़ी रखने की जगह थी वहाँ तो अब चिताएं जल रही है। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से अंदर से अभी भी चिताओं का धुआं लगातार नज़र आ रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 347 लोगों की मौत हुई। ये बेहद चिंताजनक है। दिल्ली में अभी और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। देश कोरोना के बड़े संकट से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस मौके का इस्तेमाल कालाबाजारी के लिए कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस की छापेमारी और एक घर से बरामद हुए 33 ऑक्सीजन सिलेंडर। हरियाणा में अंबाला की पुलिस ने कार्रवाई की और सिलेंडर को जब्त किया। जहाँ पर ऐसी जानकारी आ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 45 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं और हम बख्शेंगे नहीं किसी को। ऐसे समय में जो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मेडिसिन्स में करेगा, चाहे वो सिलेंडर में करेगा या किसी और चीज़ में करेगा, तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। कालाबाजारी की ये तस्वीरें एक राज्य तक सीमित नहीं है, कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। इसके साथ ही फेक मेडिसिन की खबरें भी सामने आ रही हैं। फेक रेमडेसिवियर इंजेक्शन का काला कारोबार चल रहा है। दिल्ली में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। महामारी इतने चरम पर है, हजारों लोगों की डेथ हो चुकी है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे आपदा में लोग अवसर की तलाश करके कहीं ना कहीं बड़ा जुर्म भी कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कालाबाजारी काफी तेजी से हो रही है। इसको लेकर के पुलिस ने भांडाफोड़ करके 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार करने के साथ में उनके पास से तमाम ऐसे इंजेक्शन जो फेक इंजेक्शन थे वो भी बरामद किए हैं। ना सिर्फ जो रेमडेसिविर है उसको फेक तरीके से बनाया जा रहा था, बल्कि उसके नकली इंजेक्शन से लेकर के हजारों लाखों रुपए में बेचे जा रहे थे। वो इंजेक्शन जो सिर्फ 2800 रुपए से 4400 रुपए जिसकी कीमत तय की गई थी, उसको 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए में बेचा गया। दिल्ली से उत्तराखंड तक फेक मेडिसिन का काला कारोबार चल रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम उत्तराखंड में भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जी हां, रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आपने हमारे सहयोगी सैयद आमिर को सुना। दरअसल में आज की तारीख में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवार वाले मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। दवा के कुछ कारोबारियों ने इसी इंजेक्शन को संक्रमण काल में अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। लेकिन सोचिए, अगर जिस इंजेक्शन को आप प्राण रक्षक दवा समझकर हजारों रुपए में खरीद रहे हैं, दवा की जगह ग्लूकोज और नमक का घोल हो, तब क्या होगा? ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के जबलपुर और इंदौर में। जबलपुर पुलिस का ये एक्शन सिटी अस्पताल में। पुलिस ने अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इस अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को नकली रेमडेसिवियर इंजेक्शन लगे हैं। दरअसल अस्पताल मालिक सरबजीत सिंह मोखा के तार गुजरात के मोरबी में बनी नकली रेमडेसिवियर इंजेक्शन से जुड़े हैं। 7 मई को गिरफ्तार दवा व्यवसायी ने सरबजीत सिंह मोखा का नाम लिया था। जांच में पुलिस को मोखा के खिलाफ सबूत मिले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि सिटी हॉस्पिटल का संचालक सरबजीत मोखा वहाँ एडमिट है। तो हमने वहाँ जाकर पता किया तो पता चला था कि वो एडमिट है। तो हमने वहाँ रात में अपना पहरा लगाया था और सुबह हम उन्हें लेकर आए, पूछताछ कर रहे हैं हम उसकी। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि 500 इंजेक्शन जबलपुर में खपाए गए हैं। आरोपियों ने ही सिटी अस्पताल के नाम लिए थे। पुलिस के मुताबिक अभी ये जांच हो रही है कि नकली इंजेक्शन की वजह से किन किन मरीजों की मौत हुई है। इस बीच इंदौर में नकली रेमडेसिवियर इंजेक्शन से कई मरीजों की मौत के मामलों में मृतकों के परिजनों ने अपना बयान पुलिस को दर्ज करवाए हैं। इस मामले में कई बिचौलियों की पहचान की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए हैं। नकली इंजेक्शन के सौदेबाजी में दवा बाजार के कई बड़े दलालों और डॉक्टरों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। जो यहाँ दर्ज किए गए थे उसमें 4 प्रकरण दर्ज किए, जिसमें 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। एक प्रकरण में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें ये पता चला था, गुजरात से जानकारी ली थी, एक आरोपी की तलाश में हम लोग गुजरात
से कांटेक्ट में थे। उसमें जानकारी मिली थी कि जो सुनील मिश्रा है वो वहाँ से नकली इंजेक्शन लाकर यहाँ पर सप्लाई कर रहा था। उसी श्रेणी में आज 3 लोग फरियादी उपस्थित हुए थे, जिनने ये बताया था कि ये इंजेक्शन हमने लिए थे और अपने परिजनों को दिए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके आधार पर हमने धारा गैर इरादतन हत्या का प्रकरण धारा बढ़ाई गई है इसमें। अभी जो गुजरात पुलिस ने जानकारी मिली है उसके आधार पर लगभग 500-700 इंजेक्शन उसने इंदौर में खपाए हैं इसी अंदर। दरअसल मध्य प्रदेश में जो नकली रेमडेसिवियर इंजेक्शन मिले हैं वो गुजरात के मोरबी में तैयार किए गए थे। इन्हें ग्लूकोज और नमक से तैयार किया गया था। जाहिर है एक और देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कोहराम मचा है। हर रोज लाखों लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं और हजारों की जान जा रही है। लेकिन कुछ लोग चंद रुपयों की लालच में अपना ईमान तक बेचकर दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात देश में वैक्सीनेशन की पूरी मुहिम की, जिसे लेकर अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश में कैसी चल रही है वैक्सीनेशन की मुहिम, बताते हैं आपको अपनी इस अगली रिपोर्ट में। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही संजीवनी है। देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 2 कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि राजधानी में बस 4 दिन की वैक्सीन बची है। महाराष्ट्र के नेता भी वैक्सीन की भारी किल्लत की बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि सीनियर सिटीजन के लिए युवाओं का वैक्सीनेशन रोकना पड़ सकता है। वैक्सीनेशन पर चल रही सियासत के बीच वैक्सीन की जमीनी हालात को समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। जम्मू में वैक्सीनेशन की स्थिति की बात की जाए तो यहां कोरोना की वैक्सीन की कमी की चर्चा है। देश की दूसरी जगहों की तरह जम्मू कश्मीर में भी सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया था और कोवैक्सीन की 75,000 डोजेज जो हैं वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मंगवाई गई थी और जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर 5 सेंटर बनाए गए थे जहाँ पर कोवैक्सीन यहाँ पर लोगों को लगाया जा रहा था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो जल्द ही कोवैक्सीन जो है उसको यहाँ पर बंद करने जा रही है और फिलहाल जम्मू में यहाँ पर सिर्फ 1 सेंटर बचा है जहाँ पर कोवैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि जो कोवैक्सीन है उसको यहाँ पर जो दूसरा डोज है वो उन लोगों के लिए सेव कर लिया जाए जो यहाँ पर ऑलरेडी जिनको इंजेक्शन जो है वो यहाँ पर लग गया है। लेकिन फिलहाल वैक्सीन की शॉर्टेज जो है वो साफ नज़र आ रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोवैक्सीन जो है वो बंद कर दी है। वैक्सीन की किल्लत है। कुछ जगहों पर हालात ऐसे हो गए हैं कि मारपीट की नौबत सामने आ रही है। तस्वीरें आगरा की है, जहां वैक्सीनेशन को लेकर कहासुनी हो गई और फिर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। आगरा से चलते हैं गोरखपुर। यहां वैक्सीनेशन को लेकर शहरी और ग्रामीण इलाकों की तस्वीर एकदम जुदा है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह की कमी है। इसके अलावा तकनीकी दिक्कत भी है। गोरखपुर में 18 से लेकर के 45 साल के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का जो कतार है वो सिर्फ आपको शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में कहीं पर भी भीड़ नज़र नहीं आएगी। लोग अभी भी इसको लेकर के उतने जागरूक नज़र नहीं आ रहे हैं और जो जागरूक हैं, जो टीका लगवाने के लिए केंद्रों पर पहुँच रहे हैं, उनके सामने कई दिक्कतें भी आ रही हैं जिसकी वजह से उनको हफ्तों से यहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सहजनवा इलाके के हैं। क्या दिक्कत हो रही है, क्यों आपको यहाँ से वापस जाना? सर जी, हम 1 हफ्ते से इसको कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, हो भी जा रहा है, सक्सेसफुली भी जा रहा है, लाभार्थी कोड भी आ रहा है, उसके बाद भी टीका नहीं लग रहा है। 3 बार तक गोरखपुर भी गए, वहाँ भी वापस कर दिया जा रहा है, सहजनवा में भी आया है, वापस कर दिया जा रहा है। क्या बता रहे हैं लोग, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अब सीक्रेट कोड क्या आएगा, OTP तो आ रहा है, सीक्रेट कोड नहीं आ रहा है। 10 दिन से कर रहे हैं जब से। आपके साथ भी ये दिक्कत आ रही है? जी सर, यही दिक्कत है। हम 2 दिन पहले करवाए थे, आज हमको टाइमिंग भी मिला हुआ है। 10 से 11 मिला था तो 11 नहीं आ पाए, तो अब 11 से 12 के बीच में हमको टाइमिंग मिला है। और सहजनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिला हुआ है। लेकिन अब यहाँ OTP आया है, मैं दिखाया हूँ मैडम को, मैडम करें कि अब सीक्रेट कोड। आपके साथ भी दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? सब ऑनलाइन सब कर दिए, उसके बाद भी दिक्कत हो रही है यहाँ पर।
मनमानी कर रहे हैं। हाँ एकदम है कि नहीं लगेगा, ये नहीं है, दिखा रहे हैं उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। कोरोना का कहर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई। यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह है, लेकिन यहाँ की भीड़ की वजह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। 18 से 45 साल के जो व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य आज प्रारंभ हो गया है और हमको जिस संख्या में वैक्सीन प्राप्त होंगे हम उसी संख्या में अपने सेंटर्स बढ़ाते जाएंगे। अभी हम जो सेंटर्स चला रहे हैं वो 1 और 2 हम यहाँ पर उत्तरकाशी में बड़े सेंटर चला रहे हैं और एक उधर यमुना घाटी में चला रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो ये है कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और फिर जैसे स्लॉट ओपन होता है स्लॉट बुकिंग करनी है। इसमें हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे वैक्सीन बढ़ती है और हमें और संख्या वैक्सीनेट करने की मिलेगी तो हम किस तरह से अगर कोई हमको ऑफलाइन का मोड का ऑप्शन मिल जाए या फिर हमको रजिस्ट्रेशन हम ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कराने का ऑप्शन देते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्लॉट बुक करे बिना रजिस्ट्रेशन करे बिना अगर आता है तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, इस बारे में भी हम राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करें। ग्रेटर नोएडा में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ लंबी लाइन है। मौके पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए खुद दादरी के एसडीएम पहुंचे। वैसे तो वैक्सीनेशन के लिहाज से दूसरे प्रदेशों की तुलना में राजस्थान अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ भी वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीर है वैक्सीनेशन सेंटर की। सुबह से ही जिनको स्लॉट मिल जाता है वो लाइन में लग जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं ताकि जल्द से जल्द इनका वैक्सीनेशन हो जाए। ये 18 से 44 साल के युवाओं के लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए उनमें से एक है। हर दिन यहाँ तस्वीर नज़र आती है। आज 200 का टारगेट यहाँ तय किया गया, यानी कि 200 लोगों का यहाँ वैक्सीन कराया जाएगा और ये लगातार आते हैं। आज हालांकि मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर गर्मी भी हो तब भी लोग परवाह नहीं करते हैं। आपको स्लॉट कब मिला था? कल रात को। कब से ट्राई कर रहे थे? 15 डेज के अराउंड से। आपको भी कल ही मिला है? कल ही। तब से ये तय हुआ है कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगे। आप लगातार ट्राई कर रहे थे 1 महीने से? हाँ, जब से ट्राई कर रहा हूँ, कल जाके मिला है। बहुत मुश्किलें हो रही है वैक्सीन के स्लॉट लेने में, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही है, मगर कल अपने आप साइट होते ही 1 मिनट में फुल हो जाती है। आपको भी स्लॉट कल मिला? हाँ जी बिल्कुल। कब से ट्राई कर रहे थे? 10-15 दिन से ट्राई कर रहे हैं। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा लें, पर उसके लिए गवर्नमेंट को सहयोग करना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल भी स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। इतनी जल्दी फुल हो जाते हैं कि 1 सेकंड में, तो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बार। जो तस्वीरें हैं उससे साफ है कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। जागरूकता के साथ उपलब्धता भी जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपको यूपी के श्रावस्ती की खबर दिखाते हैं। यहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन का पालन न करने पर पुलिस पर सख्ती के आरोप लग रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस यहां सब्जी वाले के ठेले को उलटती नजर आ रही है। इलाके के थानेदार पर आरोप लग रहा है। इसके अलावा महिलाओं को पीटने का मामला भी सामने आया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने थाना प्रभारी और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। इस तरीके की तस्वीरें पंजाब से भी पहले सामने आ चुकी हैं और अब तस्वीरें आई हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, जहां लॉकडाउन के नाम पर बेवजह लोगों को परेशान करती हुई पुलिस नजर आई है और पुलिस पर अब एक्शन लिया गया है। श्रावस्ती में थाना प्रभारी के साथ साथ 2 सिपाही सस्पेंड। कोरोना संकट के बीच लखनऊ से एक अच्छी खबर सामने आई है। लखनऊ में ऑटो यूनियन ने कोरोना मरीजों के लिए फ्री सेवा शुरू की है। क्या है इस सेवा का मकसद? संवाददाता अविनाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना मरीजों के लिए फ्री ऑटो सेवा की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि जो ऑटो सेवा शुरू की गई है ये सभी ऑटो ऑक्सीजन से लैस हैं। आप देख सकते हैं कि इसी ऑटो सेवा की शुरुआत की गई है और जो तमाम ड्राइवर्स भी होंगे वो पीपीई किट के साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे। दरअसल लखनऊ का जो 3 व्हीलर ऑटो संघ है और एक निजी संस्था है उसकी मदद से इस ऑटो सेवा की शुरुआत की गई है, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि तमाम ऐसे मरीज थे जिनको अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती थी तो कई बार ऐसा होता था कि उन्हें समय से एम्बुलेंस नहीं मिल पाती थी। वैसे में लोगों की समस्याओं को देखते हुए और ख़ास तौर पर जो कोरोना के पेशेंट हैं और जो उनके परिजन हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए एक निजी संस्था की तरफ से इस सेवा की शुरुआत की गई है। निजी संस्था की तरफ से जो सेवा शुरू की गई है
उस संस्था की संयोजक है मेरे साथ स्वाति श्रीवास्तव जी। स्वाति जी, जो ऑटो सेवा आप लोगों ने शुरू किया है, हम लोग देख रहे हैं कि बाकायदा इसमें ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो लगे हुए हैं, तो क्या क्या सुविधाएं हैं और जो कोरोना के पेशेंट होंगे उनको किस तरीके से ये सेवा मिल सकती है? जी देखिए, ये फ्री ऑटो सर्विस स्पेशली कोरोना पेशेंट्स के लिए है। दिन और रात में ये सुविधा रहेगी। बाकी हमने जो ड्राइवर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए किट्स और जो बेसिक कोरोना प्रोटोकॉल का है वो हमने प्रोवाइड किया है। और ऑक्सीजन रेगुलेटर, फेस मास्क, फ्लोमीटर, ये सुविधाएं इसमें हैं। लेकिन उनको यूज़ करने के लिए अधिकृत एक एक्सपर्ट पेशेंट के साथ होना ज़रूरी है। हमने रखवाया इसलिए, प्रयास इसलिए किया क्योंकि हम भुक्तभोगी रहे हैं, तो हम चाहते थे कि ऐसी सुविधा इसमें रहे। पेशेंट को एम्बुलेंस से वहाँ तक पहुँचने में, वैन से वहाँ तक पहुँचने में ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन सप्लाई ना मिल पाए, इसलिए हमने वो करी। लेकिन एक्सपर्ट के लिए आपको अपने साथ कोई एक लाना पड़ेगा अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो। नहीं तो ये अब जो एक्सपर्ट आप बता रही हैं, एक्सपर्ट क्या ऑटो में मौजूद रहेगा या फिर अलग से जो पेशेंट होगा उसको लाना पड़ेगा? पेशेंट के साथ ही कोई होना ज़रूरी है जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर ऑपरेट करना आता हो। जी हाँ, जिसको ऑपरेट करना आता हो। तो ये क्या 24 घंटे की सेवा रहेगी? जी हाँ, 24 घंटे की रहेगी। और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जो भी पैसा, जो भी खर्च आएगा वो स्प्रेड स्माइल हमारी संस्था ही बियर करेगी। वो पेशेंट से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये 24 घंटे ये पूरी सेवा रहेगी? जी हाँ, 24 घंटे की सेवा रहेगी। जिस सेवा की आप लोगों ने शुरुआत की है, लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी कि कोई नंबर आप लोगों ने जारी किया है? ये हमने 3 हेल्पलाइन नंबर है। अभी हम इनको आप लोगों की मदद से और सोशल मीडिया की मदद से इसको अभी फ़ौरन जारी कर देंगे अभी से, और उसी से लोग हम तक पहुंच सकते हैं। व्हाट्सएप भी है, ट्विटर अकाउंट भी है, जैसे भी पहुंच सकें। पंकज दीक्षित भी हैं, 3 व्हीलर ऑटो संघ के अध्यक्ष हैं लखनऊ के। पंकज जी, कितनी ऑटो आप लोगों की तरफ से लगाई गई है? क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त चूंकि एक बहुत ही पुण्य का काम है जिस तरीके का आप लोग काम कर रहे हैं, तो कितनी ऑटो की सर्विस आप लोग दे रहे हैं? अभी 5 ऑटो से हम लोगों ने शुरुआत किया है, और अगर भविष्य में हम लोगों को सहयोग मिलता है आप सभी से, जनता से, तो हम लोग का प्रयास होगा और ये सर्विस हम लोग अच्छे से प्रोवाइड कर पाते हैं तो हम लोग इसमें संख्या और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जिस ऑटो सेवा की शुरुआत की गई है, तकरीबन 5 ऑटो हैं इस सर्विस में। और जैसा कि जिस संस्था के द्वारा इस सर्विस की शुरुआत की गई है उसकी संयोजक बता रही थी कि जितने भी ऑटो हैं वो सभी ऑटो ऑक्सीजन से पूरी तरीके से लैस होंगे। बाकायदा जो ड्राइवर्स हैं, यानी कि जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं, वो भी पीपीई किट से लैस होंगे। और सबसे खास बात यह है कि 24 घंटे ये सेवा जारी रहेगी। इसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, और उसके माध्यम से अगर किसी कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल पाती है या उसे अस्पताल जाने के लिए कोई साधन या संसाधन नहीं मिल पाता है, तो वो इस नंबर पर कॉल करके इस सेवा का जो ये सेवा है इसका इस्तेमाल कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अफरोजन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है कोरोना काल की चुनौतियों के बीच राजनीति किसकी। इसी मुद्दे पर देश की बहस आपसे थोड़ी देर में रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।